तो ये आज 100 और 200 साल की बात नहीं है, ये 1000-2000 साल पहले से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इनके रीजन में। तो अफगानिस्तान ने कभी भी इस लाइन को मानने से मना किया है। सोवियत यूनियन और उसके एलाइज ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और इसी के बीच तालिबान का जन्म हुआ। सबसे ज्यादा औरतों पे अत्याचार किया इन्होंने। तो हमारी कहानी शुरू होती है ब्रोंज एज से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, जो दुनिया की सबसे पुरानी अर्बन सोसाइटीज में से एक है। तो लगभग 2500 BCE में ये सिविलाइजेशन एक बड़े रूप में फैली हुई थी और इस सिविलाइजेशन में आज का ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एरिया कवर्ड था। तो मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसी सिविलाइजेशन जो एडवांस प्लानिंग और टेक्नोलॉजी के साथ इस रीजन के शेयर्ड एंशिएंट हिस्ट्री का प्रूफ है। तो ये आज 100 और 200 साल की बात नहीं है, ये 1000-2000 साल पहले से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इनके रीजन में। तो पहले इनको रूट को जान लेते हैं, उसके बाद मैं वीडियो में आगे ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि आज के टाइम में ये दोनों देश क्यों लड़ रहे हैं। लेकिन पहले हमें इनकी हिस्ट्री को जानना बहुत जरूरी है। एक बार मैप क्लियर हो गया दिमाग में तो सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये क्यों लड़ रहे हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन तो 1900 BC में खत्म हो गई थी, लेकिन जो उसका इफेक्ट था वो रह गया था। तो बाद में ये जो एरिया है ये वेस्ट के पावरफुल इन्फ्लुएंस में आ गया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैप आपने देख लिया होगा कि ये कितना एरिया कवर्ड करता था उस टाइम का, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत का एरिया। अब कुछ सालों तक के ऐसे ही चलते रहा, जब आया 6th सेंचुरी BCE, एक एकेडमिक एम्पायर जो एक पर्शियन एम्पायर था, और आप इसे एक ईरानियन एम्पायर भी बोल सकते हैं, जो ईरान की तरफ से आया था, जो साइरस द ग्रेट ने बनाया था। तो ये उस टाइम का जो एम्पायर था ये इंडस वैली और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक के फैल गया था। तो कुछ सालों तक के ये पर्शियन एम्पायर वहीं पे रहा, जिसे नई आइडियाज, टेक्नोलॉजी और वहां के कल्चरल प्रैक्टिसेस को अपनाया। अब अगले कुछ सेंचुरीज में इंडिया में जो बुद्धिज्म कल्चर था वो उस तरफ बढ़ा, अफगानिस्तान साइड, मतलब गांधारा रीजन, जो आज का नॉर्थ पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ईस्ट है। अब बुद्धिज्म लर्निंग का एक बड़ा सेंटर बन गया था यहाँ पे, जहाँ खूबसूरत स्कल्पचर्स और आर्किटेक्चर बनाने लगे थे। अब कुछ सालों तक के ऐसा ही चलते रहा, जब तक के 7th सेंचुरी नहीं आया। अब आया इस्लाम। तो इस्लाम के आने के बाद यहाँ पे एक बड़ा चेंज आया। अरब आर्मीज ने यहाँ के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। अब आप मैप में देख सकते हो, जो अरब आर्मीज है ना, उसका हिस्सा एकदम अलग था, ठीक है। और जो पर्शियन एम्पायर था वो भी आप देख सकते हो कि उसका जो मैप उस टाइम का वो अलग था। तो सबको एक दूसरे में मिक्स मत कर देना। अब यहाँ इस्लाम आने के बाद एक नया फेथ इंट्रोड्यूस हो गया था, जो बाद में बहुत डोमिनेंट कल्चर बन गया यहाँ का। अब इस पीरियड में जो एग्जिस्टिंग कल्चर था यहाँ पे, जो कि पहले से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, पर्शियन एम्पायर जो था, उनके बीच में अब इस्लामिक ट्रेडिशंस भी घुलने मिलने लगा। तो हिस्ट्री के ये अर्ली चैप्टर्स दिखाते हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो अर्ली कनेक्शन था, ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। तो उन्होंने अपने सिविलाइजेशन शेयर किए, पावरफुल एम्पायर से इन्फ्लुएंस हुए। तो ये जो एक शेयर्ड पास्ट है वो एक फाउंडेशन बना इनके लिए, जिसके बाद कॉन्फ्लिक्ट और टेंशंस और भी बढ़ता गया। अब कुछ सालों तक ऐसे ही चलते रहा। उसके बाद आया 10th सेंचुरी और 11th सेंचुरी। उसमें आया गजनवीद एम्पायर, जो कि एक पावरफुल टर्किक डायनेस्टी थी। अब ये लोग जब आए तो इन्होंने कुछ पाकिस्तान का हिस्सा, कुछ अफगानिस्तान का हिस्सा और कुछ ईरान तक के फैल गए, और इन्होंने यहाँ पे कैपिटल बनाया गजनी, और सब दूर इस्लाम फैल चुका था उस टाइम। कुछ 100-200 साल तक के ऐसे ही चलते रहा। उसके बाद आया मुगल एम्पायर, एक पावरफुल मुस्लिम डायनेस्टी जो सेंट्रल एशिया से आया था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर ज्यादातर हिस्सों पे इन्होंने कब्जा कर लिया, जिसमें आज का पाकिस्तान और ईस्टर्न अफगानिस्तान शामिल था। कुछ सालों तक ऐसे ही चलते रहा। उसके बाद आया 18th सेंचुरी। अफगानिस्तान के अंदर एक नई पावर उभरने लगी, दुर्रानी एम्पायर, जो अहमद शाह दुर्रानी ने बनाया था। तो मॉडर्न अफगानिस्तान का फादर माने जाने वाला अहमद शाह ने अलग अलग अफगान ट्राइब्स को एक किया और एक पावरफुल एम्पायर बनाया, जिसका इन्फ्लुएंस आज के पाकिस्तान तक फैला हुआ है, और इस एम्पायर ने मॉडर्न अफगानिस्तान की नींव रखी। अब बात करते हैं 19th सेंचुरी की, जब सेंट्रल एशिया में एक बड़ा गेम चल रहा था, और इस गेम को बोला जाता है द ग्रेट गेम। तो ये जो गेम था ये ब्रिटिश एम्पायर और रशियन एम्पायर के बीच में था। दोनों चाहते थे कि अफगानिस्तान के एरिया पे कौन कंट्रोल करे। अब इस राइवलरी के चलते हुआ ये कि उस टाइम इंडिया में ब्रिटिशर्स का शासन था, ठीक है। और हुआ ये कि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि अफगानिस्तान का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा है वो मेरे अंदर रहे, मतलब ब्रिटिश के अंडर रहे। उसी टाइम ब्रिटिशर्स को डुरेंट लाइन का एक आइडिया आया। तो सन 1893 में सर मोर्टिमर डुरेंट ने, जो उस टाइम ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और उस टाइम जो अफगान का एम्परर था अमीर अब्दुल रहमान खान, उसके बीच एक एग्रीमेंट किया इन्होंने, और इस एग्रीमेंट के तहत उन्होंने एक लाइन ड्रॉ की।
अफगानिस्तान और इंडिया के, उस टाइम का ब्रिटिश इंडिया के बीच में। और ये जो डूरन लाइन थी ये जाती थी तजिकिस्तान तक। और आपको पता है कि तजिकिस्तान उस टाइम सोवियत यूनियन का हिस्सा था, मतलब ये रसिया का ही पार्ट था। तो रसिया को इसलिए भी ज्यादा इंटरेस्ट था अफगानिस्तान के एरिया में, क्योंकि उनका बॉर्डर टच होता था अफगानिस्तान से। लेकिन ये लाइन सिर्फ एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं थी। इससे हुआ ये कि यहाँ पे पश्तून कम्युनिटी थी जहाँ पे ये लाइन खींची गई थी। अब इन्होंने पश्तून कम्युनिटी के बीच से ये लाइन खींच दी। इससे हुआ ये कि जो पश्तून कम्युनिटी थी वो लेफ्ट और राइट में बढ़ गई। इसकी वजह से उनमें डिवाइडेंट हो गया। आधे लोग ब्रिटिश इंडिया की साइड आ गए और आधे लोग अफगानिस्तान के साइड चले गए। तो अफगानिस्तान ने कभी भी इस लाइन को मानने से मना किया है, क्योंकि वो बोलते हैं कि ये जो लाइन जब खींची गई थी वो प्रेशर में खींची गई थी और इसकी वजह से वहां के लोगों को अनफेयरली तरीके से बांट दिया गया। आगे चल के बहुत सारे फिर कॉन्फ्लिक्ट्स हुए इसी के चलते। तो चलो अब आते हैं 20th सेंचुरी में। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन। 1947 में हमें आजादी मिली और इंडिया और पाकिस्तान दोनों अलग अलग देश बन गए। तो इस पार्टीशन पे अफगानिस्तान को बहुत असर पड़ा, क्योंकि देखो पाकिस्तान का जो हिस्सा है वो कंप्लीट जो डूरन लाइन थी वो पाकिस्तान को मिल गया और इंडिया तो सेपरेट हो गया। इंडिया का कोई रोल ही नहीं था डूरन लाइन में। इसके बाद अफगानिस्तान ने आवाज उठाई कि जो लाइन तुमने खींची है डूरन लाइन, उस लाइन के दोनों तरफ पश्तून लोग रहते हैं, तो उन दोनों को मिला के एक देश बना दिया जाए। मतलब कुछ हिस्सा हमारा ले लो और कुछ पाकिस्तान का हिस्सा ले लो, वो बॉर्डर वाला एरिया लाइन का, ताकि इनको एक अलग देश बनाया जाए। लेकिन पाकिस्तान में इसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान ये मानता था कि ये लाइन मैंने नहीं खींची है, ये लाइन तो यूएन ने खींची है, यूनाइटेड नेशन ने खींची है। इसकी वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में वहां से टेंशन अराइज होना स्टार्ट हो गया। फिर आया कोल्ड वार। जब हुआ ये कि दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी। एक तरफ था सोवियत यूनियन और उसके एलाइज, मतलब उसके सपोर्टर, और एक तरफ था यूएस और उसके एलाइज, उसके सपोर्टर। तो ये जो ग्लोबल राइवलरी थी ना, इसका असर अफगानिस्तान पर पड़ा। अब 1979 में हुआ ये, सोवियत यूनियन और उसके एलाइज ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। इससे हुआ ये कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ अफगानिस्तान में। और पाकिस्तान ने उस टाइम मुजाहिदीन का सपोर्ट किया जो उस टाइम सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ रहे थे। और इससे हुआ ये कि ये वॉर के चलते लाखों जो अफगानी थे वो पाकिस्तान आके रिफ्यूजीज बन गए। इससे हुआ ये कि पाकिस्तान पे भी प्रेशर आ गया कि इतने सारे लोगों को रिसोर्सेस, खाना पानी कैसे मैनेज करे। अब आया 1989 का समय, जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से वापस चले गए थे, तो वहां एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया। अब जो छोटे मोटे जो ग्रुप्स है ना, अलग अलग जो मुजाहिदीन जो छोटे छोटे ग्रुप्स थे, वो आपस में लड़ने लगे पावर के लिए कि अब कौन पावर में आएगा। इसकी वजह से हुआ ये कि अफगानिस्तान में एक सिविल वॉर चालू हो गया, मतलब आपस में ही लड़ने लगे सब छोटे मोटे ग्रुप। और इसी के बीच तालिबान का जन्म हुआ। ये एक फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक मूवमेंट था जिसमें ज्यादातर पश्तून स्टूडेंट्स थे। मतलब तालिबान का मतलब है पश्तो में स्टूडेंट्स होता है। फिर उस टाइम तालिबान ने 1990 के टाइम में सिविल वॉर के चलते खुद जीत गए और अपने स्ट्रिक्ट शरिया लॉ को लागू कर दिया और बहुत से अफगानिस्तान के कुछ छोटे मोटे हिस्सों पे कब्जा कर लिया। इन्होंने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए यहाँ के सिटीजन लोगों पे, सबसे ज्यादा औरतों पे अत्याचार किया इन्होंने, उन पे इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए और अलकायदा जैसे बड़े ग्रुप को इन्होंने शेल्टर दे दिया है वहां पे। अब पाकिस्तान का जो तालिबान में जो रोल था उसका क्या इशू है वो एक डिफरेंट टॉपिक है। पाकिस्तान तो हमेशा डिनाई करता है कि मैंने तालिबान को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे रिपोर्टर्स और सोर्सेस में पता चला है कि पाकिस्तान बैक साइड में सपोर्ट करता था तालिबान को आईएसआई की मदद से, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की मदद से। ये लोग तालिबान को हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि आगे चल के जिस तालिबान को ये सपोर्ट कर रहे थे आज ये उन्हीं का दुश्मन बन जाएगा। तो आपको पता होगा कि जो तालिबान है वो अलकायदा के अंदर ही आता है। तो अब आया समय 11 सितंबर 2001 का, जब ओसामा बिन लादेन ने यूएस पे अटैक कर दिया, उसके दोनों वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ा दिए। उसके बाद में नाटो और एलायंस जो उसकी फोर्सेस थी उसने अफगानिस्तान पे इन्वेड कर दिया। उसने अपना मिलिट्री इंटरवेंशन शुरू किया ताकि अलकायदा को हटाया जा सके और तालिबान को भी हटाया जा सके। अब इस वॉर टेरर ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान को एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया था कि देखो एक तरफ यूएस है, ठीक है, जो अफगानिस्तान पे अटैक करके अलकायदा को और तालिबान को खत्म करना चाहता था। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो यूएस को भी सपोर्ट कर रहा था कि फ्रंट तो यही बोल रहा था कि मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन जो बैक साइड से अफगानिस्तान के तालिबान और उसकी एलाइड फोर्सेस को भी सपोर्ट कर रहा था। तो पाकिस्तान यहाँ पे कंप्लीटली डबल गेम खेल रहा था। इसकी वजह से भी पाकिस्तान ज्यादा मुश्किल में पड़ा। अब इसकी वजह से जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जो बॉर्डर था वो मिलिटेंट्स के लिए एकदम सेफ जोन बन चुका था। तो तहरीक ए तालिबान मतलब टीटीपी एक जो मिलिटेंट ग्रुप है जो कि एक अफगान तालिबान का ही एलाय है। अब
अब ये ग्रुप उस टाइम नया नया बना उभरा और इसने पाकिस्तान पे ही अटैक करना स्टार्ट कर दिया। अब हुआ ये कि पाकिस्तान बार बार यही चीज बोलता है अफगानिस्तान को कि ये जो ग्रुप है ये तुम्हारे कारण बना, और अफगानिस्तान बोलता है कि ये जो ग्रुप है वो तुम्हारे कारण बना। एक दूसरे पे लोग कीचड़ उछालते रहे, लेकिन ये जो ग्रुप है ना ये अफगानिस्तान का हुआ ना ये पाकिस्तान का हुआ, लेकिन दिन पे दिन ये कभी पाकिस्तान पे अटैक करता है तो कभी ये अफगानिस्तान पे अटैक करता है। मतलब ये एक मीडिएटर है समझ लो। इसकी वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कंटिन्यूसली टेंशन बढ़ते गई। अब आया 2021 का समय, जब आपको याद होगा कि तालिबान ने अफगानिस्तान पे पूरा कंट्रोल कर लिया था। ये हुआ ये था कि जो नाटो फोर्सेस थी वहां से अफगानिस्तान छोड़ के चली गई थी, तो तालिबान ने अपनी पूरी फोर्स लगाई, पूरी ताकत दिखाई और अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया। अब हुआ ये कि पाकिस्तान का जो फ्रेंड था यूएस, उसका नाटो फोर्सेस पहले वहां पे था, इसलिए ये बीच बीच में हवा में रहता था। लेकिन अब जब कंप्लीट तालिबान आ गया अफगानिस्तान, तो अब पाकिस्तान की कोई सुनने वाला नहीं था और कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। और अफगानिस्तान तो शुरू से ही डोरेंट लाइन के खिलाफ था, तो इसी के कारण अब फिर से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, क्योंकि अब 100% तालिबान के अंडर में है अफगानिस्तान। अब आए दिन यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर मिलिट्री होती रहती है, कुछ 4 सैनिक तुमने मार दिए, कुछ 4 सैनिक हमने मार दिए। इसी के बीच में जो तनाव है वो दिन पे दिन बढ़ता गया और आज वॉर की सिचुएशंस आ गई है। और दूसरा मुद्दा ये है रिफ्यूजीज। कुछ अफगानिस्तान के रिफ्यूजीज एक तो पाकिस्तान में आके बैठे हैं, उनको शरण दी है उन्होंने, उनको खाना पीना खिला रहे हैं। पहले से ही एग्जिस्टिंग टेंशन है और रिफ्यूजीज की टेंशन अलग से है। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की ये जो कहानी है ये कंप्लीट जो एंशिएंट रूट इनका जुड़ा था वो वहीं से स्टार्ट हुआ है। जो इनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, इतने सारे एम्पायर्स आए गए, जो इनका सिविलाइजेशन, जो इनका कल्चर्स मिक्स हुआ था, इसकी वजह से, और ब्रिटिशर्स ने डोरेंट लाइन खींच दी उसकी वजह से। तो जो कॉन्फ्लिक्ट जो बेसिकली देखा जाए तो मेन यही है जो आज भी ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन आगे चल के पता नहीं क्या रेजोल्यूशन निकलने वाला है, लेकिन म्यूचुअल डिसीजन अगर दोनों लेंगे तो आगे चल के दोनों देशों को फायदा होगा। चलो दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।